वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। मित्रों, हम सभी का एक ही उद्देश्य होता है, हमारा हर दिव्यांगजन जो भी भारतवर्ष में है या विश्व में है सशक्त हो जाए, समर्थ हो जाए। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वह अपने इस छोटे सी मस्तिष्क में दिव्यांगता से संबंधित जानकारियों को एकत्रित कर ले, क्योंकि जानकारी ही शक्ति है। हमारे एक बंधु हैं उड़ीसा से, श्रीमान मानस रंजन मल्लिक जी, कीफोसिस स्कोलियोसिस ऑफ डोर्सल स्पाइन विद पेल्विक टिल्ट, इससे वो पीड़ित है। उनका सवाल ये था, जो उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनी है वह लोकोमोटर डिसेबिलिटी की है, परंतु वो किस सब कैटेगरी में आते हैं। हम जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 2 जेडसी को देखते हैं और उसके प्रकाश में जो शेड्यूल है एक्ट के पीछे लगा हुआ, उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो स्पेसिफाई की गई है उसमें मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम आर बोथ। इससे अगर उनके फंक्शन में डे बाय डे रूटीन में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो वह लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं। कीफोसिस स्कोलियोसिस ऑफ डोर्सल स्पाइन विद पेल्विक टिल्ट जो इनको डिजीज है, जो शेड्यूल है उसमें कहीं भी वर्णित नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मस्कुलोस्केलेटल, यानी मांसपेशियां और जो हड्डी है। अब इनके पास दो बीमारियां एक साथ हैं और यह किसी को भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। जो ये स्पाइन है, रीढ़, यह कर्व हो जाती है, इसमें यानी मुड़ जाती है, वक्र हो जाती है। और ये वक्र दो तरह से हो जाती है, एक तो प्लेन टू प्लेन और दूसरा बैक टू फ्रंट। अब आप सोच सकते हैं ये दोनों का मिक्सचर है और ये ज्यादा खतरनाक है। कीफोसिस स्कोलियोसिस जो होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये क्यों होता है, डॉक्टर बेहतर बताएंगे। यह एक तो तब हो सकता है जब हम बुरे पोस्चर में बैठते हो, यानी हमारा बैठने का उठने का तरीका जो है, पोस्चर अगर लगातार उसी में रह रहे हैं तो भी ये हो सकता है। दूसरा, अगर हम ट्यूबरक्लोसिस के शिकार हैं, टीबी के शिकार हैं, तो भी ये हमारी रीढ़ को कमजोर कर देता है, स्पाइन को कमजोर कर देता है। स्केलेटल डिस्प्लेजिया भी इसका एक कारण हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस भी इसका कारण हो सकता है। लेकिन जो जन्मजात आता है ना, उसकी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो कीफोसिस स्कोलियोसिस है, यह डिसेबिलिटी की कोई कैटेगरी नहीं है, इसके कारण डिसेबिलिटी हो जाती है, दिव्यांगता हो जाती है। इसीलिए अगर हम इसका वर्ग तलाशने लगेंगे तो हमको यह उपवर्ग में नहीं मिलेगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी इससे होती है, कई स्थिति ऐसी आएगी, किसी का सिर्फ अपर लिम्ब अफेक्टेड होगा, किसी का सिर्फ लोअर लिम्ब अफेक्टेड होगा, किसी में ऐसा भी मिलेगा कि उसके लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब दोनों अफेक्टेड मिलेंगे। कोई सेट फंडा नहीं है, यह तो मेडिकल बोर्ड ही तय करेगा और आपका असेसमेंट करने के पश्चात तय करेगा कि आपका कौन सा पोर्शन अफेक्टेड है। मसल में स्टिफनेस भी आ जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे हमारे कीफोसिस स्कोलियोसिस के बंधु हैं जो डोर्सल स्पाइन विद पेल्विक टिल्ट से पीड़ित हैं, वह ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो सकते, ज्यादा देर तक वो बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि उनमें मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, पेन होता है उनको। जैसे ही इसके लक्षण हल्के से दिखें, डॉक्टर को संपर्क करना ही इसका बचाव है। लेकिन एक विशेष समस्या जो भाई साहब की थी, श्रीमान मानस जी की, उसमें यह थी कि इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 2008 का जनरेटेड है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अधीन इनकी सर्टिफिकेट जारी हुई थी। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आ गया है। डॉक्टर ने जो भाई साहब की सर्टिफिकेट जारी किया है उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी तो लिखी, जो डायग्नोस हुआ उसको भी लिखा, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे दोनों हाथ नहीं है, तो मैं किस में आया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। लेकिन लोकोमोटर डिसेबिलिटी किस तरह की है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिखना चाहिए, जैसे मेरा है, तो राइट हैंड बिलो एल्बो एंड लेफ्ट हैंड बिलो रिस्ट और फ्रॉम रिस्ट इज इम्पुटेटेड।
जब वो अप्लाई करता है तो उसमें लिखना पड़ता है उसको OL, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, जैसी भी स्थिति है उसको वहां पे भरना पड़ता है। तो सर्टिफिकेट उसमें लिखा नहीं है, अगर बंदा अपने आप भरता है उसको तो बाद में फिर दिक्कत आ सकती है इसमें। तो अब मानस जी भाई साहब करें क्या? इनको RPWD एक्ट के अधीन एक अपील करनी चाहिए, उसे प्रोविजन है। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुई है, अगर उससे वो संतुष्ट नहीं है, कोई ग्रीवांस है, तो वह बोर्ड के अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी नॉमिनेटेड होती हैं, उनके यहां अपील कर सकता है। अब चूंकि इनका 2008 का सर्टिफिकेट जारी है, एक लंबा समय गुजर गया है, उसी समय इनको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था, ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन अब भी यह चाहें तो RPWD एक्ट के प्रावधानों के अधीन जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके सामने अपनी ग्रीवांस ला सकते हैं और अकॉर्डिंगली मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी की गई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वह मॉडिफाइड होकर के इनको इशू की जाएगी। क्योंकि अगर डायरेक्टली मेडिकल बोर्ड के सामने जाते हैं तो मेडिकल बोर्ड को रिव्यू करने की पावर ऐसे नहीं होती इतनी आसानी से, या इसको यह बोलते हैं कि हमें दूसरा बनवाना है तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। सर्टिफिकेट अगर गायब हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है, तभी ऐसा कर सकते हैं, FIR दर्ज करानी पड़ेगी तब ऐसा कर सकते हैं। इनके सर्टिफिकेट मौजूद है, इसलिए ये ना तो रिव्यू में जा सकते हैं और ना ही दोबारा बोर्ड इनको असेस कर सकता है नियमतः। इसलिए बेहतर विकल्प इनके लिए यही है कि ये अपील में जाएं, वहां से डायरेक्शन हो और तब मेडिकल बोर्ड रीअसेस करेगा इनको, अकॉर्डिंगली अपनी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को जारी की है उसमें संशोधन करके इनको दोबारा जारी कर सकता है। हमें लगता है श्रीमान मानस रंजन मलिक जी की समस्या का समाधान काफी हद तक इस वीडियो से हो गया होगा। हमारे अन्य बंधु भी इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन तब यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, ताकि बहुत सारे बंधु जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं इस समस्या का निदान पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।